अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जिसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर। अच्छा, ये केमिस्ट्री के, बल्कि मैं ये कहूँगा फिजिकल केमिस्ट्री के उन टॉपिक्स में से आता है कि जो मतलब हम इसे ये कह सकते हैं कि जिसको इन टॉपिक्स की सेंस नहीं है, समझ नहीं है, उसको केमिस्ट्री की भी इतनी खास समझ नहीं है। ये उन टॉपिक्स में से, ये आप चाहे ए लेवल कर रहे हैं, ओ लेवल कर रहे हैं, या एफएससी कर रहे हैं, चाहे आप एमडी कैट का टेस्ट दे रहे हैं, ई कैट का टेस्ट दे रहे हैं, या नॉर्मल किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे, ये क्वांटम नंबर में से क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है, और दो दो एमसीक्यूज आते हैं इसमें से। तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट गिव्स द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये क्वांटम नंबर के बानी है, श्रोडिंगर है, पाल डिक था, हाइजेनबर्ग था, जिन्होंने क्वांटम नंबर बात। क्वांटम नंबर, क्वांटम केमिस्ट्री क्या होती है? बहुत ही छोटे लेवल पर पार्टिकल्स की स्टडी करना, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और इससे भी नीचे पार्टिकल फिजिक्स की हम बात कर रहे होते हैं, मतलब छोटी दुनिया की बात हो रही है। ठीक है। तो उससे पहले हमें एक और डेफिनेशन क्लियर करनी है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, जिसे हम कहते हैं फाइन स्पेक्ट्रा मीन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू द मल्टीपल कंपोनेंट। इसको आप ऐसे कह सकेंगे कि फर्ज करें आप दूर से देखते हैं तो आपको एक बिल्डिंग नजर आती है, लेकिन अगर आप उसी बिल्डिंग को दूरबीन से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बिल्डिंग के अंदर तो फ्लोर भी है, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर। मजीद पास जाके बड़ी बड़ी दूरबीन से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर और फ्लोर है, और फ्लोर के बाद क्या है, उसके अंदर कमरे भी हैं। तो जिस तरह किसी बंदे से उसका एड्रेस पूछा जाता है, तो हम अभी इसको शुरू करते हैं, फिर डिटेल में इसको देखेंगे हम लोग। तो ये आपके सामने मैं टिक लगाने जा रहा हूं यहां पर। ये देखें जी, बात ये है कि अगर किसी बंदे से पूछा जाए कि तुम कहाँ रहते हो, तो वो अपने शहर का नाम बताएगा। ये उसका पूरा पता तो नहीं है। फिर शहर में वो टाउन का बताएगा। मसलन मैं कहता हूँ जी, मैं रहता हूँ जी रावलपिंडी में, तो ये पूरा पता तो नहीं है। रावलपिंडी में बताना पड़ेगा कि टाउन कौन सा है, टाउन के बाद उसका ब्लॉक बताना पड़ेगा, ब्लॉक के बाद उसका हाउस नंबर बताना पड़ेगा। तो ये उसका कंप्लीट एड्रेस है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट एड्रेस की बात हो रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो मैं इस क्वांटम नंबर को डिस्कस करने जा रहा हूं वो है मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये बोहर ने जो है ना इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। बोहर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये रिप्रेजेंट करता है शेल को। और शेल क्या है? KLMNOP, इस तरह ही चलते जाएंगे। ये इसको शेल को रिप्रेजेंट कर, ठीक हो गया। और शेल की जो वैल्यू होती है बच्चों, या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और इनफिनाइट। तो एन की वैल्यू ना तो नेगेटिव होगी, ना ही जीरो होगी। मतलब शेल क्या होगा? शेल या तो पहला शेल होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। जीरो शेल कोई वैल्यू नहीं होती, और माइनस की वैल्यू भी कोई नहीं होती। तो ये आपने माइंड में रखना कि एन की वैल्यू कभी माइनस नहीं होती, और एन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा, इस क्वांटम नंबर की एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले मैं यहां बात करूंगा एप्लीकेशन इसकी क्या है। तो इसकी एप्लीकेशन ये है, ये हमें रेडियस बताता है, एनर्जी बताता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितने फासले पर है? मतलब ये तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़े से फासले पर है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास नहीं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? थोड़ा सा दूर है। कितने फासले पर? तो मिनिमम बोहर ने कहा था कि पहला इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो पहला शेल है, अगर मैं इसको न्यूक्लियस कह लूं, तो जो पहला शेल है उसका जो रेडियस है वो कितना है? 0.529 m², और इसका यूनिट क्या होता है? A∈R। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि R = 0.529, और अगर मैं पहला शेल देखूंगा तो 1 पुट करूंगा और उसका स्केयर ले लूंगा। और अगर मैं दूसरे शेल की बात करूंगा तो 0.529, और एन की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? 2 पुट कर दूंगा। और अगर मैं तीसरे की बात करूं तो 0.529, और एन की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा? 3 पुट कर दूंगा। ठीक हो गया। अगर 0.529 को कांस्टेंट रखा जाए तो इसका आंसर 1 आता है, और इसका आंसर क्या आता है? 4 आता है, और इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? 9 आएगा। इसी तरह मैं 4 पुट करूंगा तो 16 आएगा, 5 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 25 आएगा। तो जो पहला शेल है वो न्यूक्लियस से कितने फासले पर? 1, दूसरा 4 टाइम हाइयर, तीसरा 9 टाइम, चौथा 16 टाइम, और पांचवा 25 टाइम हाइयर है। ठीक हो गया। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है कि जो शेल नंबर होता है वो पीरियड नंबर होता है। मसलन यहां पर अगर मैं लिखता हूं सोडियम, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8, 1। तो इसके पास कितने शेल हैं?
3, तो इसका मतलब है इसका पीरियड नंबर भी 3 है, जितने शेल उतना पीरियड नंबर होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद हम ये कहते हैं, ये हमें एनर्जी के बारे में बताता है। अगर मैं बात करूं कि पहले ऑर्बिट की बात करूं, दूसरे शेल की बात करूं, तीसरे शेल की, चौथे शेल की, पांचवें शेल की, तो यहां पर मैं कह देता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता है, मतलब आर की वैल्यू जितनी ज्यादा क्या होगी, लार्ज होगी। आर की वैल्यू क्या है, लार्ज है, तो इसका मतलब है एन की वैल्यू भी क्या है, लार्ज है, तो इसका मतलब है कि फिर उसकी एनर्जी जो है वो क्या है, हाई है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर है उतनी उसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, और जितनी एनर्जी उसकी हाई होती है वो उतनी क्या होती है, लेस नेगेटिव होती है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है उसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी, जो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा दूर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कम नेगेटिव होगी। ठीक हो गया। तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसने जो बोहर ने फॉर्मूला दिया था वो 2n² दिया था, किसके लिए, के एल एम एन ओ पी और इन्फिनाइट। ठीक है। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू आप 1 पुट कर दें। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू आप 2 पुट कर दें। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू 3 पुट कर दें। तो आंसर आ जाएगा 2 4, नहीं ये 8 आ जाएगा। ठीक है। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18। इसी तरीके से अगर मैं इनकी वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ, 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 32। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एल में कितने, 8, एम में कितने, ये, और एन में ये, सारी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी। ठीक है। तो याद क्या रखना है आप लोगों ने कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आप बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। ठीक है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको किसने दिया था, बोहर ने दिया था। और बेसिकली ये क्या बताता है, एनर्जी बताता है, रेडियस बताता है, और के एल एम एन, और सिर्फ शेल के बारे में बताता है। ठीक है। मतलब आप ये कर लें कि दूर से आप देख रहे हैं तो आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है। ठीक है। तो वो शेल हो गया। ठीक है। एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, तीन बिल्डिंग्स वगैरह। ठीक है। तो अब हम समझ लें कि कोई बड़ी दूरबीन से देखने जा रहे हैं उसी बिल्डिंग को, तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जो दूसरा क्वांटम नंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो कौन सा है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, एल से। लें जी, सेकंड क्वांटम नंबर है मेरे पास कौन सा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, सीधी सी बात है, अगर एक शेल है उसका कोई सब शेल भी होगा। एविडेंस क्या है इसका, एविडेंस ये जहां मैंने टिक लगाई, फाइन स्पेक्ट्रम इसका एविडेंस है। फाइन स्पेक्ट्रम ने बताया था मैं कि सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर मल्टीपल कंपोनेंट में तकसीम हो सकती है। ये कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग है तो उसके डिफरेंट फ्लोर हो सकते हैं, ये कह सकते हैं आप। ठीक है। तो एक शेल का सब शेल हो सकता है, स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रम, फाइन स्पेक्ट्रम ने हमें ये बताया था, इसका एविडेंस है। वो जिस तरह कहता है ना कि आप एक्साइटेड एटम को स्पेक्ट्रम में रखते हो तो सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक शेल का सब शेल, शेल को रिप्रेजेंट किया जाता है के एल एम एन से, और सब शेल को रिप्रेजेंट किया जाता है एस पी डी और एफ से। अब सवाल ये है कि फर्ज करें मैं पहले शेल की बारी करता हूं तो उसके पास कितने सब शेल्स होंगे, ये सवाल आ जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एल से। तो एल में, एल एस के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 0, और पी के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 1, और डी के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 2, और एफ के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 3। तो इसका फार्मूला फिर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, L = 0 1 2 3 एंड n-1। n-1 क्यों, क्योंकि भाई एफ जो है वो चौथा सब शेल है, तो इसकी वैल्यू तो 4 होनी चाहिए, 3 है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, n-1 करते थे। तो एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, माइनस तो नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये क्या बताता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है बच्चों, आपको सब शेल बताता है। ठीक हो गया। और वैल्यूज भी मैंने आपको सारी बता दी। क्या चीज पॉसिबल नहीं है, जो चीज पॉसिबल नहीं है वो भी मैं लिखने जा रहा हूं। एल की वैल्यू कभी भी एन की वैल्यू के बराबर नहीं होगी। अगर एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू 3 नहीं होगी। और क्या पॉसिबल नहीं है, ये लो, ये पॉसिबल नहीं है, और क्या पॉसिबल नहीं है, ये एम को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। एम, ये रिलेशंस पॉसिबल नहीं है एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए। मैंने समझा दिया ना कि अगर एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू कभी भी 4 नहीं होगी। इसी तरीके से अगर एन की वैल्यू क्या है, 4 है, तो एल की वैल्यू 4 से बड़ी नहीं होगी। ये चीजें पॉसिबल हमारे पास नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, अब सवाल ये आता है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
पी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में कितने होंगे और एफ में कितने होंगे। ये बड़ी सिंपल सी बात है, एस में 2 होते हैं, पी में 6 और डी में 10 होते हैं और एल में कितने होते हैं 14। लेकिन कोई ना कोई फार्मूला तो हमारे पास होना चाहिए कि जिस फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया, तो वो आपके पास इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल सा इसका फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ इसको। ठीक है, वो कौन सा है? 2 × 2l+1। ठीक है, और अगर आप बात कर रहे हैं एस के लिए, तो एस के लिए क्या वैल्यू है एल की? 0। तो अब यहाँ पर 0 पुट कर दे, 2 × 2 × 0 + 1, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 2। और अगर एल की बात करें तो एल की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप? 1 पुट करेंगे। तो 2 × 2 × 1 एंड +1 एंड इज इक्वल टू आंसर आपका आ जाएगा 6। ठीक है, 2 × 2 + 1 3 3 6 हो जाएगा। और अगर आप मजीद बात करना चाहते हैं डी की, तो उसकी वैल्यू 2 पुट करें, 1 पुट करें, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 2 4 एंड 5 एंड 10 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो वही जो मैंने ये चीजें आपको लिख दी हैं, जो रिलेशन पॉसिबल नहीं थे वो भी मैंने आपको लिख दी। ठीक हो गया, ये चीजें होती हैं। फॉर्मूला भी बता दिया आपको मैंने। अच्छा, यहां पर आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फर्क बताऊंगा कि बच्चों आर्बिट क्या होता है और आर्बिटल क्या होता है, फर्क बता दो। जो आर्बिट का लफ्ज है उसमें हम सर्कुलर बात करते हैं और ऑर्बिटल में हम बात करते हैं सफिरिकल। इसी तरीके से जो ऑर्बिट है हम बात करते हैं वो 2 डायमेंशनल, और इसकी बात हम क्या करते हैं 3 डायमेंशनल। ये इंट्रोड्यूस करवाया था जनाब बोहर ने, और जो शेल है वो इंट्रोड्यूस किसने, ऑर्बिटल किसने इंट्रोड्यूस कराया था? श्रोडिंगर ने और पॉल डिर्क ने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, उसके बाद इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड एनर्जी थ्रू आउट द ऑर्बिट। ठीक है, और इसकी एनर्जी क्या होती है? वेरिएबल। और वेरिएबल किस में होती है? पूरा फिगर पढ़ दो, हैज वेरिएबल एनर्जी इन ए शेल। ये दोनों में फर्क होगा। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बता दिया आपको। जो अगला क्वांटम नंबर है, थोड़ा सा एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, जो चीजें पॉसिबल, जो जो चीजें इसमें थी मैंने बता दी। ठीक है। अच्छा, जो डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल है ना, बेसिकली वो क्वांटम नंबर का इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है, जी मैन इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, जो जो डिफेक्ट्स आए थे बोहर के मॉडल में, वही वही वर्डिंग हम यूज करते हैं किसमें? क्वांटम नंबर है। अगर आप डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्वांटम नंबर जो हैं उन्हीं को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब जो अगला क्वांटम नंबर है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो वाला क्वांटम नंबर कौन सा है बच्चों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली किसको बताता हूँ आपको पहले। पहले मैं एब्रीविएशन यूज करूंगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो था ना, हाँ, ये अल्फर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अल्फर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक हो गया। ये क्या बताता है? ये बताता है कि पहले हमने बोला था कि एक क्या होता है शेल, फिर हमने क्या बोला कि शेल के भी क्या होते हैं सब शेल। ये अब बताएगा कि सब शेल के अंदर भी क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। शेल शेल से क्या हो जाता है? सब शेल, और सब शेल से क्या हो जाता है? ऑर्बिटल। ठीक हो गया, ये बात है। और ऑर्बिटल ऑर्बिटल में मैंने फर्क बता दिया आपको। ठीक है, जिस तरह एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के फ्लोर भी हो सकते हैं, और फ्लोर के अंदर आप चले जाएंगे तो उसके अंदर डिफरेंट कमरे भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। और जनाब इसकी जो वैल्यू होगी m = 0 ±1 एंड ±2 एंड +-3, और इस तरह ये आगे चलता जाएगा। ठीक हो गया। और जो फार्मूला है इसका वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2l+1। अब हमें ये पता है कि s के लिए l की वैल्यू क्या है? 0 है। और p के लिए l की वैल्यू क्या है? 1 है। और d के लिए l की वैल्यू 2। और इसी तरीके से f के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो वैल्यू पुट करते हैं, हम पुट करते हैं फॉर p। ठीक है, तो फॉर p l की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। पुट कर देता हूँ 2 × 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। अब जो p की वैल्यू है वो हमारे पास क्या निकल रही है? 3। इसका मतलब क्या हो गया? 0 +-1, तो इसको मैं लिखूंगा -1 0 एंड +1। कितने आंसर आ गए इसके? 3। तो 3 स्पेस ओरिएंटेशन है p सब शेल की। ठीक हो गया। कितनी स्पेस ओरिएंटेशन है p? कौन कौन सी? px, py एंड pz। स्पेस ओरिएंटेशन बताएगा। जितना आंसर आता है, 5 आंसर आता है तो 5 स्पेस ओरिएंटेशन है, 7 आंसर आता है तो 7 स्पेस ओरिएंटेशन है। ये बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम मजीद थोड़ा सा बात करें तो हम ये कहते हैं कि शेल मतलब ऑर्बिट कंसिस्ट ऑफ सब शेल एंड सब शेल कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिटल। जो मैंने लिख दिया ना कि जो शेल है उसका सब शेल होता है और सब शेल का क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। और जो ये आंसर आता है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक और वैल्यू पुट कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर डी।
तो डी में एल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 होती है। तो 2l+1 करता हूं तो इसकी जगह मैं क्या पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, आंसर मेरा कितना आ जाता है 5। और 5 के लिए वैल्यू क्या होगी, 0 + -1 एंड +-2। तो हो जाएगा -2 एंड देन -1 एंड देन 0 एंड देन +1 एंड देन +2। तो कितने आंसर आ गए, 1 2 3 4 5। तो ये जो डी सब शेल है, डी सब शेल, इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों 5। तो 5 स्पेस ओरिएंटेशन है इसके स्पेस में, स्पेस में, ठीक है, 5 स्पेस ओरिएंटेशन। तो डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे वो भी फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। कितने आएंगे वो हम ऑलरेडी जानते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अब डी का आंसर क्या आता है 5, तो इसका मतलब है डी में कितने ऑर्बिटल है 5, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 10। एफ का आंसर कितना आएगा 7, तो इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 14 आएंगे। ठीक हो गया, ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी। तो क्या कहने का क्या मकसद हुआ कि जो शेल होता है उसके सब शेल होते हैं, और जो सब शेल होता है उसके क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। उसके आंसर की वैल्यू भी मैंने आपको क्या की है, बता दी है सारी। क्लियर हो गया। अब जो आखिरी क्वांटम नंबर है मेरे पास वो कौन सा है बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, जब तक मैं ये रेज कर रहा हूँ सारी सारी चीजें बता रहा हूँ। देखें जो हमारी जमीन है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। ये एक फिक्रा हो गया कि हमारी जो जमीन है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। दूसरा फिक्रा मैं ये बोलता हूँ कि जमीन अपने इर्द गिर्द भी घूम रही है, ठीक है। अपने इर्द गिर्द भी वो क्या कर रही है, स्पिन कर रही है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसकी वर्डिंग क्या बनाने जा रहे हैं। वर्डिंग इसकी ये बनती है बच्चों कि जस्ट लाइक अर्थ इलेक्ट्रॉन नॉट ओनली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस बट आल्सो स्पिन अराउंड इटसेल्फ। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड आल्सो स्पिन अराउंड इटसेल्फ, स्पिन अराउंड इटसेल्फ। ठीक हो गया। अब वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम उसे +1/2 और -1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लॉकवाइज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, +1/2, और -1/2 को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या कहते हैं, अच्छा ये रिप्रेजेंट ये किया था जॉर्ज ने और गोल्ड 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 स्मिथ ने, जॉर्ज ने ये इंट्रोड्यूस किया। तो ये श्रोडिंगर में से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ये देखें। ये मैं जहां टिक कर रहा हूं कि एक्सेप्ट स्पिन क्वांटम नंबर ऑल आर ड्राइव फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक हो गया। तो फिक्रा क्या है, जस्ट लाइक अर्थ इलेक्ट्रॉन नॉट ओनली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस बट आल्सो स्पिन अराउंड इटसेल्फ। ठीक हो गया। तो मैक्सिमम स्पिन क्या होती है, मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम। तो यहां हम लिखते हैं मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये फिक्रा आपने याद रखना। ठीक हो गया। ये किस मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम को जाहिर करता है, ठीक है। इसको आपने याद रखना सारा। ठीक हो गया जी। और ये 1925 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था स्पिन क्वांटम नंबर को। सिंपल सी बात है कि भाई अगर जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है तो जमीन अपने गिर्द भी घूम रही है। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपने गिर्द भी घूम रहा है। ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना, ठीक है। तो ये क्या बताता है, इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। ये चीजें बताता है सारा। तो ये हमने सारे क्वांटम नंबर को क्या किया, थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आई होगी। ओके बच्चों, तो मैं इस मीटिंग को ख़त्म करता हूँ। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा काइंडली।